हाय एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर हियर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस कहीं इधर उधर से उठा करके नहीं लाए हैं आपके लिए। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम से चूज करके स्पेशली आपके लिए लाए गए हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन, लेट मी टेल यू वन थिंग कि अगर आप इसी तरह के और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं या फिर हम जो ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उनकी पीडीएफ आपको रिक्वायर्ड है, तो आप टेलीग्राम पर क्वेश्चन बॉक्स यूट्यूब चैनल है, उसको विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर नेटवर्किंग www मीन्स कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के क्षेत्र में www का क्या मतलब होता है। देखिए, पहला ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब एंड इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एक्सेस्ड वाया द इंटरनेट। सबसे पहली बात आप ये समझिए कि ऑप्शंस दिए क्या हैं और वो कहना क्या चाहते हैं। देखिए, प्रत्येक ऑप्शंस में दो पार्ट हैं। एक तो है www की फुल फॉर्म और उसके बाद में ये है क्या वो बताया गया है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। तो अब देखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब है किस किस में दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है वर्ल्ड वाइड वेब, दूसरे में भी है, थर्ड में भी है, लेकिन फोर्थ में नहीं है। तो फोर्थ को एलिमिनेट कर देंगे। और उसमें फोर्थ में ये भी गलत है कि इज जस्ट अनदर नेम फॉर द इंटरनेट। इंटरनेट अलग चीज है और वर्ल्ड वाइड वेब अलग चीज है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है। अब हमने पढ़ लिया है कि www होता है वर्ल्ड वाइड वेब, लेकिन अब उसके आगे ये है क्या, इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। इंटरलिंक्ड होते हैं आपस में जो जुड़े हुए हो, और हाइपरटेक्स्ट होता है एक तरीका किन्हीं पेजेस या किन्हीं वर्ड्स को आपस में जोड़ने का। मान के चलिए आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं और वहां पर कोई चीज एक्स्ट्रा आपको ब्लू कलर में या किसी और तरीके से दिखाई देती है, आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप किसी और पेज पर पहुंच जाते हैं। तो वो होती है प्रोसेस हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट। आप जानते ही हैं वर्ल्ड वाइड वेब एक सिस्टम है इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का, जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट से। एक तो ये हो गया। दूसरा है इज ऑप्शन बी कहता है इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। एक प्रोटोकॉल होते हैं सेट ऑफ रूल्स, नियमों का एक सेट, उसको प्रोटोकॉल बोला जाता है। ठीक है। यूज्ड टू एक्सेस डॉक्यूमेंट्स वाया इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने का एक सेट ऑफ रूल्स, ये होता है क्या। और तीसरा है वर्ल्ड वाइड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के कंप्यूटर का एक नेटवर्क है दैट आर फिजिकली कनेक्टेड टू ईच अदर, जो कि फिजिकली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो क्या ये होता है? नहीं, वर्ल्ड वाइड वेब में तो फिजिकली नहीं होते, वो वर्चुअली जुड़े होते हैं एक दूसरे से। फिजिकली तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक ही कमरे में है या लोकल एरिया में जुड़े हुए हैं, तो वैसा तो होता नहीं है। अब आप खुद सोच लीजिए ए या बी में से कौन सा होना चाहिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। www इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एक्सेस्ड वाया द इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। रैम मीन्स रीड एक्यूमुलेटर मेमोरी। नहीं, हमने पढ़ा है रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आप चाहें तो यहीं से आगे बढ़ सकते हैं। बाकी बी सी डी को भी एग्जामिन करना हमारा परम कर्तव्य है, तो उनको भी देख लेते हैं। बाकी आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। MICR मीन्स मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन सिस्टम। ठीक है। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, और ASCII इसका मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखिए, MICR के बारे में मैं आपको बताता हूं। MICR जो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, ये 1950 के दशक में इन्वेंट हुई थी। और इसका यूज किस लिए किया जाता पता है? ये जो चेक्स होते हैं या फिर और दूसरे पेपर से रिलेटेड पेपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी ओरिजिनलिटी की, वो सही है, ओरिजिनल है कि नहीं है, उनको चेक करने के लिए MICR टेक्निक का यूज किया जाता है। ठीक है। बाकी सब तो आपको पता ही है। तो जो हमारा सही आंसर था वो था इसमें ऑप्शन ए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाई डिड वर्चुअलाइजेशन बूस्ट द इमर्जेंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। दो चीजें हैं, एक तो वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपको बता देता हूं। फिजिकली कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें तो उसमें किसी सर्वर सामने होता है, फिजिकल रूप में उपलब्ध होता है, और वहां पे आपका डाटा सिक्योर होता है। जबकि क्लाउड कंप्यूटिंग में किसी और सर्वर में आपका डाटा सिक्योर होता है या सेव होता है। देखिए, वर्चुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका आप यूज कर सकते हैं। क्या, किस चीज में यूज कर सकते हैं कि जो सर्वर या फिर स्टोरेज नेटवर्क या फिर इस जैसी और दूसरी फिजिकल मशीन है ना, उनका वर्चुअल होता है आभासी, कि वो रियल में नहीं है या फिर आपसे दूर है, लेकिन उनका रियल टाइम
एक्सपीरियंस करने में, आप रिप्रेजेंटेशन करने में वर्चुअलाइजेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब वापस से आते हैं क्वेश्चन की तरफ से। व्हाई डिड वर्चुअलाइजेशन बूस्ट द इमर्जेंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? तो वर्चुअलाइजेशन ने जो क्लाउड कंप्यूटिंग का उद्गम है, इमरजेंस है, उसको किस प्रकार से या क्यों बूस्ट किया, कैसे? अब ऑप्शन कहते हैं वर्चुअलाइजेशन मेड इट इजियर एंड चीपर टू शेयर रिसोर्सेज बिटवीन यूजर्स, के वर्चुअलाइजेशन ने इसको आसान और सस्ता बना दिया कि जो यूजर्स हैं, उपयोगकर्ता हैं, उनके बीच में संसाधनों को, रिसोर्सेज को शेयर किया जा सके। दूसरा है ए वर्चुअल मशीन इज मोर सिक्योर देन अ फिजिकल मशीन, एक वर्चुअल जो आभासी मशीन होती है वो मोर सिक्योर है, ज्यादा सिक्योर है किससे, कि जो आपके पास में फिजिकल मशीन है उससे। देखिए ये गलत बात है, फिजिकल मशीन की सिक्योरिटी आपके अपने हाथ में होती है, जबकि जो वर्चुअल मशीन है जो कहीं और क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए बनाई हुई है, कनेक्ट हुई हुई है, या और दूसरा कोई सर्वर है, उसकी जो सिक्योरिटी रहती है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। तीसरा, वर्चुअल मशीन्स हैव ग्रेटर परफॉर्मेंस देन देयर फिजिकल काउंटरपार्ट्स, ये भी इन्होंने गलत दिया है, उल्टा दिया है, फिजिकल का ज्यादा सही रहता है। अब वर्चुअल में क्या है कि वो इंटरनेट से कनेक्ट है, स्पीड, वायरस, ये सब चीजें जो है उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, किसकी, जो वर्चुअल मशीन है। लेकिन फिजिकल में आपको जो स्पीड है, परफॉर्मेंस है, वो अच्छा मिलने वाला है। वर्चुअलाइजेशन लीड्स टू बेटर नेटवर्क यूटिलाइजेशन। अब आप खुद सोचिए कि ऑप्शन ए या डी में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डैश रेफर्स टू द टेक्नोलॉजी इन विच सम स्पेस इन हार्ड डिस्क इज यूज्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ मेन मेमोरी। देखो इनमें से चार ऑप्शन है, कैशे मेमोरी, पेजिंग, वर्चुअल मेमोरी और एसोसिएटिव मेमोरी। इनमें से कौन सी वो टेक्नोलॉजी है जिसमें हार्ड डिस्क में कुछ स्पेस यूज किया जाता है, किस तरह से, मेन मेमोरी के एक्सटेंशन के तौर पर, वो टेक्नोलॉजी कौन सी है? देखिए कैशे मेमोरी, पेजिंग, वर्चुअल मेमोरी, एसोसिएटिव मेमोरी में से जो सही आंसर है वो है वर्चुअल मेमोरी। इसी में ही, इसी टेक्नोलॉजी में ही आप जो मेन हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट मेन मेमोरी के एक्सटेंशन के तौर पर यूज करते हैं। जबकि कैशे मेमोरी वगैरह है, इसका कैशे मेमोरी का काम है कि ये जो है रैम और सीपीयू के बीच में बफर के तौर पर काम करती है। ठीक है, और भी बहुत सारे वो हैं इसके यूसेज हैं, और बहुत सारी क्वालिटीज हैं इसकी, वो आप डिटेल में खुद पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि वर्चुअल मेमोरी वो टेक्नोलॉजी है जिसमें आप हार्ड डिस्क का कुछ स्पेस मेन मेमोरी के एक्सटेंशन के तौर पर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? पहला है एन एक्सेल स्प्रेडशीट में कंटेन ओनली वन पिवट टेबल। देखो स्प्रेडशीट, वर्कबुक और पिवट टेबल, तीन चीजें इस वाले क्वेश्चन में आपके लिए यूनिक हैं जो समझनी चाहिए। सबसे पहले आप वर्कबुक को समझो, वर्कबुक या वर्कशीट एक ही बात है। जो आप कंप्यूटर में एक्सेल की फाइल बनाते हो, जो मेन फाइल है वो होती है वर्कबुक। ठीक है, और उसके अंदर आप अगर यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो यहाँ से जितनी भी आप मल्टीपल स्प्रेडशीट बना सकते हो, तो हर पेज को बोला जाएगा स्प्रेडशीट। ठीक है, और पिवट टेबल होता है बेसिकली एक समरी मान करके चलिए, आपने जो भी आपके स्क्रीन पर या आपने किसी स्प्रेडशीट में डाटा बनाया है उसकी समरी आपको बनानी है, तो पिवट टेबल ये भी एक या एक से ज्यादा हो सकती है, स्प्रेडशीट भी एक या एक से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन की तरफ। एन एक्सेल स्प्रेडशीट में कंटेन ओनली वन पिवट टेबल, गलत है, ये नहीं हो सकता, एक या एक से ज्यादा हो सकती है पिवट टेबल। एन एक्सेल वर्कबुक में कंटेन ओनली वन पिवट टेबल, ये भी गलत है। जब स्प्रेडशीट में ही एक से ज्यादा हो सकती हैं और वर्कबुक में एक या एक से ज्यादा स्प्रेडशीट हो सकती हैं, तो वर्कबुक में ऑलरेडी पिवट टेबल एक या एक से ज्यादा हो सकती हैं। समझे आप? एन एक्सेल स्प्रेडशीट में कंटेन मल्टीपल वर्कबुक्स, उल्टा बोल रहे हैं लोग, स्प्रेडशीट वर्कबुक के अंदर होती है, स्प्रेडशीट के अंदर वर्कबुक नहीं होती। तो ऑप्शन थर्ड भी गलत है। ऑप्शन 4 कहता है एन एक्सेल वर्कबुक में कंटेन मल्टीपल स्प्रेडशीट, ये सही आंसर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 TB इज इक्वल टू KB, MB, GB, TB, इस तरीके से ये सब बढ़ते हैं। आप ये बराबर में चार्ट लगा हुआ है, इसके हिसाब से देखो कि 1 TB में क्या होना चाहिए। 1 TB में होती है, देखिए 256 वाली कहानी तो कोई है ही नहीं, या तो 1024 GB हो सकता है या 1024 MB हो सकता है। तो MB से बड़ा होता है GB और GB से बड़ा होता है TB, तो इसका जो सही आंसर है 1 TB इज इक्वल टू 1024 GBs। नेक्स्ट है
द ट्रांजिस्टराइज्ड कंप्यूटर सर्किट्स डिजाइन बिटवीन द मिड 1950s एंड मिड 1960s वर इंट्रोड्यूस इन द फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। 1950 और 1960 के मध्य जो ट्रांजिस्टराइज्ड कंप्यूटर सर्किट्स डिजाइन हुए थे वो किस जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज हुए थे? तो आप ये वाली टेबल देखो पहली में ये यूज हुआ था, सेकंड में ये, तो हमारा जो आंसर है वो है सेकंड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स इज रैंक्ड फ्रॉम फास्टेस्ट टू लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टाइम। देखिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से प्रत्येक में कंप्यूटर कंपोनेंट्स का नाम दिया हुआ है। उसमें से आपको बताना है कि अगर हम एक्सेस टाइम की दृष्टिकोण से, इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टाइम अगर हम बात करें तो फास्टेस्ट से स्लोवेस्ट कौन सा वाला ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है। देखिए ऑप्टिकल ड्राइव है, ऑप्टिकल ड्राइव होता है जैसे कि जिसमें आप सीडी डीवीडी इंसर्ट करते थे। एचडीडी होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीपीयू कैशे की हमने बात करी दी है, बफर के रूप में काम करता है ये। और ऑप्शन बी में है वही कैशे है, एसएसडी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव और रैम और एचडीडी। तो जो सही ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए फास्टेस्ट इनमें होता है सीपीयू कैशे, फिर होता है रैम, फिर होता है एसएसडी और फिर होता है ऑप्टिकल ड्राइव। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्टिकल ड्राइव की स्पीड सबसे कम होती है इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन MS Excel the formula used to calculate the sum of values from the cell C1 to C10 is, क्या फॉर्मूला होता है? देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन से पहले एक बात बता दूं कि जो MS Excel MS Word है और उसमें भी MS Excel किसी भी एग्जामिनर के बहुत ज्यादा फेवरेट हैं। आप मान करके चलिए SSC के एग्जाम में तो एक्सेल से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एग्जामिनर हैं वो ये चाहते हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन रटे ना, फॉर्मूले रटे ना, उनका प्रैक्टिकल यूज करें। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी सर्विस में, एंटायर योर करियर आपके ये बहुत यूजफुल रहने वाला है। इसी से ही आप जो भी कैलकुलेशन, जो भी आप रिपोर्ट बनाएंगे वो इन्हीं सब का यूज करके बनाएंगे। तो आप MS Excel और फिर वर्ड को रटने की बजाय आप जो है उसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिकली अगर आप करेंगे तो आपके याद भी अच्छे से रहेगा और आपके यूजफुल भी रहेगा थ्रू आउट योर करियर। अब वापस से आते हैं क्वेश्चन की तरफ। इन MS Excel आपको बताना है कि C1 से C10 का अगर आपको सम करना है वैल्यूज का तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। देखो चारों में सम कॉमन है। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्सेल में प्लस माइनस वाला कोई कहानी होती नहीं है। तो आप सम के लिए जैसे ऑप्शन डी में इन्होंने C1 + C10 बताया है वो बिल्कुल गलत है। इसका जो सही फॉर्मूला है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन। इन कंप्यूटर नेटवर्किंग व्हाट इज DHCP एन एक्रोनिम फॉर। बेसिकली आपको DHCP की फुल फॉर्म बतानी है। देखिए DHCP स्टैंड्स फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब आप खुद सोचिए इसमें से जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए, वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज द स्मॉलेस्ट रिगार्डिंग कंप्यूटर स्टोरेज। देखिए हम बात करते हैं बाइट्स में, किलोबाइट्स में, मेगाबाइट्स में, गीगाबाइट्स में, टेराबाइट्स में एंड सो ऑन। MB GB KB आपने खूब सुना है। आज समय आ गया है परीक्षण करने का कि आपने कितना कुछ समझा। देखिए जो बाइट्स हैं वो सबसे छोटी यूनिट है। देखिए अगर हम डेसिमल में बात करते हैं तो 1 MB में होते हैं 1000 KB और 1 KB में होते हैं 1000 बाइट। वहीं अगर हम बाइनरी में बात करते हैं तो ये संख्या हो जाती है 1024। अब मान करके चलिए आप, चूंकि इसमें 1000 में बात हुई है, 1024 में 1024 में बात नहीं हुई है, तो आप मोटा मोटा ये समझिए कि आपको देखना है कि 1 KB में होते हैं 1000 बाइट्स। अब आप खुद वीडियो स्टॉप कर लीजिए और कैलकुलेट करिए। मैंने आपको स्मॉलेस्ट यूनिट बता दिया है कि 1 KB = 1000 बाइट्स। अब इसमें आपको सबसे छोटा बताना है कैलकुलेट करने के बाद। या तो हो सकता है वो ऑप्शन A, B, C या D। कैलकुलेट कर लीजिए, आप वीडियो स्टॉप कर लीजिए, मैं आंसर बता देता हूं आपको। आंसर है D। नेक्स्ट है ASCII अ कैरेक्टर कोडिंग स्कीम स्टैंड्स फॉर। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। चूंकि ये उसी एग्जाम की दूसरी शिफ्ट में जहां से मैंने सभी क्वेश्चंस लिए हैं
पूछा गया था तब भी मैंने ये इंक्लूड आपके लिए कर लिया है। तो आप खुद सोचिए, याद करने की कोशिश कीजिए कि हमने क्या पढ़ा था इसका फुल फॉर्म, और आंसर बताइए। आंसर आप इसका कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, ए 25 इंचेस कंप्यूटर मॉनिटर implies that the screen is 25 inches wide, is the screen is 25 inches high, a circle of 25 inches diameter is available for display, या फिर the diagonal across the screen is 25 inches। देखिए, अगर हम कभी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की स्क्रीन की बात करते हैं, चाहे तो वो कंप्यूटर हो, टीवी हो, मोबाइल हो, हम बात करते हैं उसके स्क्रीन साइज की डायगनली। तो अगर 25 इंच के कंप्यूटर की बात हो रही है तो अगर हम उसका डायगोनल देखते हैं तो वो 25 इंच का होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर फॉलोज अ सिंपल प्रिंसिपल कॉल्ड GIGO विच मीन्स। अब आपको GIGO की फुल फॉर्म बतानी है। देखिए, अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। GIGO गार्बेज इन और गार्बेज आउट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द यूनिक एड्रेस ऑफ वेब पेज ऑन वेबसाइट इज कॉल्ड एज URL, HTTP, ब्राउजर या फिर ईमेल। देखिए, ईमेल नहीं होता, ब्राउजर नहीं होता। ब्राउजर जैसे कि क्रोम हुआ, मोजिला फायरफॉक्स हुआ, ईमेल हुआ जैसे कि जीमेल, आउटलुक वगैरह, ये सब होते हैं। अब आपको कंफ्यूजन जो होना चाहिए वो होना चाहिए ए और बी में। URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये तो प्रोटोकॉल है HTTP, तो प्रोटोकॉल हम सेट ऑफ रूल्स ये पढ़ ही चुके हैं। अब URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, रिसोर्स को या फिर लोकेट जो करेगा, एड्रेस जो बताएगा, वो होता है URL। सो हमारा जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन ए। तो गाइज, हमने जो है आज अपने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने एक पर्टिकुलर एग्जाम से लिए थे आपको एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि आपके सभी प्रकार के एग्जाम्स में, चाहे तो वो पटना हाई कोर्ट का एग्जाम हो या फिर SSC का एग्जाम हो, मेंस का आ रहा है आपका, जितने भी जहां भी GS से रिलेटेड या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पर ये यूजफुल होने वाले हैं आपके। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमें बताइए कि क्या आप इस तरह के सेशन और चाहते हैं। यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।